नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और ये 9th जो साइंस है उसका हम पहला केमिस्ट्री देखेंगे। जो चैप्टर का नाम हमारा मैटर, हमारे आसपास के पदार्थ है, लेकिन मैटर हमने इसका नाम रखा है। इसी में पूरा A to Z पढ़ेंगे। एक बार हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को ओपन किए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 29 वीडियोज़ में हमने बायोलॉजी खत्म कर दिया, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का आज पहला क्लास है। 29 वीडियोज में हमने बायोलॉजी खत्म कर दिया। तो जो नहीं देखें, जो अभी तक साइंस बिल्कुल जिसको समझ नहीं आता है, कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप हमारा क्लास दे सकते हैं, है ना। मैंने आपको वादा किया कि फ्री में पूरा साथियों आपको साइंस थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे एग्जाम से पहले, ग्रुप डी एग्जाम से पहले। 25/25 आपका एकदम किसी भी हाल में आपको हम दिलवा के छोड़ेंगे। बस आपको हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहना, ठीक है ना। केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, फिर आपका फिजिक्स बचेगा, तो हर एक चीज़ खत्म करेंगे आपको, ठीक है ना। चिंता आपको नहीं करना अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। समझ गए ना बात को। तो खैर चलिए आज स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है जो नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में इसको हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। खैर समझते हैं। पदार्थ चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, हम पूरा पदार्थ के बारे में A to Z हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने इसको पदार्थ सिर्फ नाम दिया है, NCERT में हमारे आसपास के पदार्थ लिखे हुए हैं, मैटर्स एंड आवर सराउंडिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे A to Z, क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। समझते हैं आखिर पदार्थ क्या होता है। पढ़ते हैं साथियों। आपके चारों ओर नज़र दौड़ाने पर, अब अगर आप अपने चारों ओर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बिल्कुल दिखती होगी। वे सारी वस्तुएं जो आपके चारों ओर देखने पर, वे सारी वस्तुएं जिनका साथियों क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और ये कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। आपको समझ नहीं आया क्या? एक बार फिर से बोलते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आसपास तो नज़र दौड़ाते हैं ना, चारों बगल देखते रहते हैं ना। सड़क पर भी चलते हैं, बाइक भी चलाते हैं, तो आपका हमेशा नज़र चारों तरफ रहता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर दिखता है। सड़क पर चल रहे हैं, आपको गाड़ी दिख गया, रोड दिख गया, आदमी दिख गया, है ना, और पेड़ दिख गया। तो ये सब चीज़ें साथियों क्या होती है, पदार्थ होती है। यानी कि आपके चारों वो सारे वस्तु, आपके चारों ओर जो भी नजर आ रहे हैं वो सारे वस्तु जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब अभी आप समझ लीजिए वजन। द्रव्यमान का मतलब आप क्या समझ लीजिए, वजन। हालांकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, समझ गए ना। भार वजन एक ही होता है, भार और वजन एक ही होता है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, समझ गए ना बात को। तो वे सारे वस्तुएं जो कुछ ना कुछ वजन रखता हो, द्रव्यमान रखता हो, और कुछ ना कुछ जगह छेकता हो। साथियों मैं बता दूं, स्थान, जगह छेकना जो हम वर्ड बोल रहे हैं, इसको हम केमिस्ट्री में आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स मैथ तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में सभी जगह हम आयतन का मतलब क्या होता है, जगह छेकना, ऑक्युपाइड प्लेस। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आप पदार्थ किसको बोलेंगे? अगर आप कोई पूछ दे कि बताइए पदार्थ आप किसको बोल सकते हैं, तो सिंपल आप बोलेगा हम वो सारी चीज़ को पदार्थ बोल सकते हैं जो कुछ ना कुछ अपने आप में वजन रखता हो, द्रव्यमान रखता हो। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वजन द्रव्यमान अभी आप एक ही समझो, और जो कुछ ना कुछ जगह छेके। जैसे मैं आपको पदार्थ के साथ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई कि आपका जैसे पानी का एक बूंद है, पानी का एक बूंद भी आपका क्या है, वो भी आपके लिए पदार्थ है, क्योंकि पानी के एक बूंद का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, बिल्कुल होगा द्रव्यमान। और पानी का एक बूंद कुछ ना कुछ तो जगह छेकेगा ना, थोड़ा सा भी छेकेगा, लेकिन छेकेगा ना, तो भाई उसको पदार्थ बोल देंगे। आपके पत्थर, क्या पत्थर का वजन नहीं होगा क्या, द्रव्यमान होगा ना, बिल्कुल होगा। क्या पत्थर जगह नहीं छेकेगा? ये पत्थर ऐसा है तो ये पत्थर का आकृति ऐसी है तो ये इतना जगह छेकेगा ना, बिल्कुल छेकेगा, तो पत्थर को ही पदार्थ बोल देंगे। ये देखिए बादल है, तो बादल भी आपका क्या है, ये भी पदार्थ है ना, क्योंकि बादल का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और इसका कुछ ना कुछ आयतन ही छेकेगा, ठीक है ना। तारे जो आपके आकाश में, वो भी आपके पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे। आपके पौधे हैं, ये भी आपके पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे। आपके हिरन, जानवर जो हो गए, जो भी जानवर है वो भी आपके पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे। और आपके जो है ये जो बालू दिख रहा है आपको, सैंड, ये भी आपके क्या पदार्थ है। यानी कि सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ जगह छेकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेरे भाई पदार्थ कहेंगे। उम्मीद है कि समझ गए ना बात को। चलिए अब देखिए, कुछ जो हमारे भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे ना, जो भारत के हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, वो उन्होंने भी पदार्थ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पदार्थ को जो है ना 5 पार्ट में वर्गीकृत किया। जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ तो आप समझ गए क्या होता था। जो पुराने दार्शनिक थे हमारे भारत के, उन्होंने पदार्थ को जो है ना
5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहा गया, पंच तत्व कहा गया। इस बात को ध्यान रखना है, जो 5 तत्वों में 5 बेसिक जो एलिमेंट में वर्गीकृत किया गया हमारे भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, उसे पंच तत्व कहा गया। सबसे बड़ी बात है, इस पंच तत्व में आता कौन कौन है, देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए अच्छे से लिख दिया है। पंच तत्व में कौन कौन आता है, आकाश आता है, वायु आता है, पृथ्वी आता है, अग्नि आता है, जल आता है। ये 5 तत्व साथी, 5 तत्व मिलकर, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हमारा ये कहना चाह रहे जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, जो यूनान दार्शनिक थे ना, यूनान जो ग्रीस वगैरह के, उनका भी कहना यही था कि जो पदार्थ है इन पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, इन सभी चीज़ों से जो है मिलकर बने होते हैं कौन पदार्थ, ये प्राचीन दार्शनिकों का कहना था। अब जैसे आधुनिक वर्गीकरण पदार्थ का हुआ वो कुछ अलग तरीके से हुआ, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये प्राचीन दार्शनिकों का कहना था कि पदार्थ को पंच तत्व, यानी कि पदार्थ इसी पंच तत्व से मिलकर बना हुआ, इसी 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे। बाकी जो आधुनिक वैज्ञानिक धीरे धीरे आते गए, उनका कहना कुछ अलग हुआ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये 5 आपको एलिमेंट ध्यान रखना, आकाश यानी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये पंच तत्व मिलकर बनते हैं। समझ गए बात को, क्या उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब साथियों हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या देखते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ, अरे पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है, पदार्थ तो आप समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक का मतलब फिजिकल। तो मेरे भाई भौतिक स्वरूप का मतलब दिखना, स्वरूप का मतलब दिखना ना। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब ये होगा कि आखिर पदार्थ, ठीक है हम पदार्थ तो समझ गए कि जो जगह छेके और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ बोलेंगे, समझ गए ना बात को। लेकिन आखिर पदार्थ का भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, भौतिक स्वरूप का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पदार्थ आखिर दिखता कैसा है। जैसे आपको मैं देख के अगर मैं आपको बोलूँ आपका भौतिक स्वरूप क्या है, मान चलिए आप हमारे पास खड़े हैं, आपको मैं पूछूं, अगर मुझसे कोई पूछे बताओ इस लड़के का भौतिक स्वरूप क्या, तो मैं कैसे बोलूँगा, भौतिक स्वरूप बोलूँगा अरे ये तो लंबा लग रहा है, थोड़ा सा गोरा भी है, आँख भूरी भूरी है, बाल काले हैं, है ना, उंगलियाँ बड़ी बड़ी हैं। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों को भौतिक स्वरूप बोलते हैं मेरे भाई, समझ गए ना बात को। यानी कि ऊपर से दिखने वाले चीज़ जो होते हैं, जिसको हम देख के बता सकते हैं, उनको भौतिक स्वरूप बोलेंगे। अब जैसे आपको अंदर में क्या बीमारी है, ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं क्या, तो ये भौतिक स्वरूप नहीं होगा, समझ रहे ना बात को। तो भौतिक स्वरूप का मतलब हो गया कि जिसको हम देख के थोड़ा थोड़ा आगरा लगा के बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पदार्थ के बारे में हम निष्कर्ष निकालेंगे, पदार्थ के बारे में क्या कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है, आखिर इसके क्या गुण है, समझ गए ना, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक गिलास पहले एक बीकर में पानी लिया गया, समझिएगा ध्यान से, अभी आपको कुछ ना कुछ समझ नहीं आएगा, इमेज भी मैंने लगाया है। एक गिलास में साथ एक गिलास में बीकर, इस बीकर में पानी लिया गया है, और इस बीकर में पानी लेने के बाद सुनेगा ध्यान से, इस बीकर में क्या लिया गया है, पानी लिया गया है, इस बीकर में पानी ले लिया गया, जितना पानी हो हमें नहीं पता कितना पानी, मान चलते हैं 1 लीटर होगा, 1 लीटर तो नहीं होगा, मान लेते हैं 500 ml पानी होगा, कितना होगा 500 ml, 500 मिलीलीटर का मतलब क्या होगा, आधा लीटर पानी होगा। इसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें, इस पानी में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम नमक ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, इस पानी में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नमक, देखिए ऐड सॉल्ट, ये पानी था, पानी में क्या कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं। फिर नमक ऐड किए, उसके बाद देखिए जब नमक पूरा घुल गया, देखिए चम्मच से नमक ऐड कर रहे हैं ना, अब इस लकड़ी से क्या कर रहे हैं, नमक को हम क्या कर रहे हैं, जो बीकर में क्या कर रहे हैं, जिस पानी में नमक डाले हैं उस पानी को पूरा हम अच्छे से मिलाते हैं, सोल्यूट उसको करते हैं, डिसोल्यूट करते हैं, और तब तक मिलाते हैं जब तक कि नमक पूरा घुल ना जाए। अब आप देखिए हमारा पानी कितना था, 500 ml था, कितना था, 500 ml था। हमने मान चलिए कुछ ना कुछ तो मात्रा में नमक मिलाया होगा, 5 ग्राम 6 ग्राम जितना कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाया होगा। आप बोलिएगा कि 500 ml पानी था, इसमें कुछ ना कुछ नमक मिलाए, तो मात्रा जल की बढ़नी चाहिए, मात्रा जल की बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं मात्रा जल की नहीं बढ़ती है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ना चाह रहे हैं हम, 500 ml जल था, इसमें कुछ ना कुछ हम नमक मिलाए तो मात्रा जल की बढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मात्रा नहीं बढ़ती है। तो आखिर नमक को जो पानी में घोला गया, भाई वो नमक गया कहाँ, बहुत बड़ी सवाल है। नमक को पानी में घोला गया, नमक पूरा घुल भी गया, तो नमक गया कहाँ, तो मेरे भाई नमक आपका कहाँ गया, ये जो पानी था ना साथियों, ये पानी आपका वाटर जो था, वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर के, एक्चुअली वाटर आपका लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट होता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, उनको आगे देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, समझ गए ना।
तो वाटर में नमक घोलने पर नमक तो घुल गया, आखिर नमक गया कहाँ भाई? पानी हमारा 500 ml था, 500 ml का 500 ml ही है, कुछ पानी का मात्रा भी नहीं बढ़ा, नमक डाले तो कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा, आखिर कहाँ गया नमक? तो नमक मेरे भाई जो वाटर था ना, वाटर एक्चुअली लिक्विड है, तो वाटर के यानी कि वाटर आपका क्या है? यहाँ पर हमने बोला आपको कि हर एक चीज़ पदार्थ है, तो वाटर भी आपका क्या एक पदार्थ है, तो वाटर पदार्थ है, तो वाटर में नमक मिला, नमक गायब हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपका है पानी के कण जो यहाँ पर है ना, उसके बीच रिक्त स्थान था। बात को समझिए, पानी के जो कण था यहाँ पर, इन पदार्थ के कण जो था, पानी के कण जो यहाँ पर था, उसके बीच क्या था? खाली स्थान था। उसी खाली स्थान में नमक जाके फिट हो गया। इसीलिए मेरे भाई जल का स्तर नहीं बढ़ा, जल का लेवल जितना का तितना ही रहा। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाले? इससे आप पदार्थ के बारे में निष्कर्ष ही तो निकाल रहे हैं ना मेरे भाई। तो आप बोलेगा ओहो, नमक का जब हम नमक उसमें डाले जल का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो जादू यहाँ पर हुआ। तो जादू कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर साइंस हुआ है। साइंस क्या हुआ कि जो हमारा पदार्थ है उसके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब ये रिक्त स्थान पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसा है, उसकी अवस्थाएं कैसी है, द्रव है, गैस है, ठोस है, उस पर निर्भर करती है। समझ गए ना? तो यहाँ पर नमक कहाँ चला गया? ये पानी के कणों के बीच जो खाली जगह था ना, उसके अंदर जाके फिट हो गया। समझ पाए बात को? तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। समझ पाए मेरे भाई? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब एक और चीज़ हम लेते हैं यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए। तो पहला आप इससे निष्कर्ष क्या निकालें? इससे आप निष्कर्ष ये निकालें कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसीलिए तो नमक जाके फिट हो गया ना उसमें। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, इस वाले इमेज में आप देखिए कि हमने क्या किया है। वापस से एक ये हमने वाटर लिया, ये हमने क्या लिया है? वापस से हमने एक साथ ये कहा आपका बीकर में वाटर ले लिया, ठीक है ना? अब इस वाटर में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट, इस वाटर में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या मिला रहे हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट मिला रहे हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट मैं बैगनी कलर से लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि साथ इसका कलर भी बैगनी होता है। पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ इसका कलर नेचुरल कलर इसका बैगनी होता है। अब इस वाटर में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा क्रिस्टल के रूप में होता है। ये क्रिस्टल समझते हैं ना, ठोस के रूप में। जैसे आपका नमक क्या है? नमक एक क्रिस्टल है। नमक का एक छोटा सा दाना खोजिए तो वो क्या है? क्रिस्टल है। तो इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा क्रिस्टल मिलाते हैं। तो जैसे एक चम्मच थोड़ा इसमें मिलाए तो इसका कलर क्या हो गया? ये पहले वाटर था, वाटर का तो कोई कलर होता नहीं है, वाटर तो कलरलेस होता है। जैसे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए तो देखिए यहाँ पर साथ देखिए 100 ml वाटर लिया गया, ये वाटर को पूरा क्या कर दिया? बैगनी कर दिया। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा क्रिस्टल मिलाए थे भाई, अब पानी को पूरा क्या कर दिया? एकदम बैगनी कर दिया, एकदम वॉयलेट कर दिया, डार्क कर दिया। समझ गए ना बात को? अब हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को। इस पानी में हम थोड़ा सा क्या डाले? पोटेशियम परमैंगनेट डाले, पानी कलर बैगनी हो गया। समझ गए ना? अब क्या करते हैं? टोटल कितना था? 1 2 3 4 5 यहाँ पर बीकर है। अब इस वाले बीकर में देखिए, इस वाले बीकर में पानी था पहले। इस वाले बीकर में क्या था? पानी था। अब बोलेंगे पानी यहाँ कहाँ था? यहाँ तो हमें दिख रहा है इसका कलर कुछ अलग ही दिख रहा है, पानी कहाँ से दिख रहा है? तो मैं आपको बता दूँ, इसमें पहले क्या था? पानी ही था। इससे क्या किया गया? इस वाले से 10 ml निकाल के, 10 ml लिक्विड निकाल के इसमें डाला गया। मैं समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, समझिए मेरे भाई थोड़ा सा। इसमें आपका पानी था, इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिला है तो कलर ऐसा हो गया। इसमें भी पानी था, तो हुआ क्या यहाँ पर? इस वाले से अब इसका कलर तो हो गया, इससे 10 ml निकाल के इसमें डाला गया, तीसरे वाले में। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे 10 ml निकाल के इसमें डाला गया। समझ गए? इसमें 10 ml डाला तो इसको भी क्या कर दिया? इसमें पहले पानी था, इसको भी क्या कर दिया मेरे भाई? इसको भी ये कलर कर दिया। अब फिर देखिए, फिर ये भी था, इसमें भी सिर्फ पानी था, इसमें भी सिर्फ क्या था? पानी था। फिर ये वाला भी कलर हो गया। अब इससे भी 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया गया, तो ये भी क्या हो गया? कलर हो गया। फिर इसमें भी पानी था, फिर इससे 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया गया। यानी कि यहाँ पर 10 ml का क्या हो रहा है? प्रत्येक बीकर में जो जल है उसमें डाला जा रहा है। प्रत्येक बीकर में फाइनली पहले किसमें था? पहला कलर तो ये था, ये पानी था, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया तो ये कलर हो गया। अब इससे ये जो 3 था, ये तीनों में क्या था? पानी था। तीनों में क्या था? पानी था। इससे 10 ml निकाल के इसमें डाला गया, फिर इससे 10 ml निकाल के इसमें डाला गया, 10 ml निकाल के इससे डाला गया। तो आप देखिए, अभी तक पूरा हमको कलर ही दिख रहा है। अभी तक पूरा हमको ये भी कलर दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है। सब में 10-10 ml का ट्रांसफर किया गया। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? हम ये समझ पा रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का इस वाले में थोड़ा सा ही डाले थे, 1-2 दाना डाले होंगे, और देखिए कितना को वो कलर कर दिया।
यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा कलर है, यहाँ थोड़ा कम 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 ऐसे कलर है। यानी हम इससे ये निष्कर्ष मेरे भाई निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा कण जो है ना बहुत बार क्या हुआ, विभाजित हुआ। बहुत बार क्या हुआ साथियों, विभाजित हुआ। अधिक मात्रा में पानी को साथियों में क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। ठीक है ना। तो हम यही कह सकते हैं कि केवल एक क्रिस्टल KMnO4 का, मान चलिए यहाँ पर 2 क्रिस्टल लिए, यानी कि 2 क्रिस्टल साथियों KMnO4 का कई सूक्ष्म कणों में विभाजित हो गए, कई सूक्ष्म कणों में विभाजित हो गए, तभी तो इन सबको कलर कर दिया ना। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि पदार्थ के कण जो होते हैं ना वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, पदार्थ के इतने बहुत अच्छे, यहाँ पर पदार्थ के कण इतने, यहाँ पर नहीं होगा, इसको हटा देना। ठीक है ना, इसको हटा, पदार्थ के कण, एक मिनट भाई इसको हटा देना, इसको हटा देना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई आप देखो ना, मात्र 2 क्रिस्टल मिलाए और सबको देखिए यहाँ पर 100 ml पानी को सबको वो रंगीन कर दिया। समझ गए ना बात को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। समझ गए बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इस वाले में हमने क्या निष्कर्ष निकाला है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तभी तो पानी का स्तर नहीं बढ़ा, और नमक को डाले, पानी के जो कण थे, रिक्त स्थान थे, उसमें जाके वो सब घुस गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत सारे जल को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या देखते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब पता है क्या होता है? अभिलाक्षणिक गुण का एक तरह से मतलब आप विशेषता समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, विशेषता समझ लीजिए, है ना। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब हम ये कह सकते हैं, अच्छा आपको समझाने के लिए, कि इस गुण में क्या है ना, इस गुण में हम क्या है कि जैसे कि ऊष्मा दे के पदार्थ को ऊष्मा दे के, प्रेशर दे के, है ना, इन सब चीज़ को दे के पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। पदार्थ को ऊष्मा दे के, दबाव डाल के, है ना, ताप बढ़ा के, इन सब चीज़ को देके हम पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। उसे हम अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। समझ गए ना बात को? उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि ये पदार्थ की मात्रा या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या हुआ कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के वैसे गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण पदार्थ के वैसे गुण होते हैं जो कि पदार्थ की मात्रा और उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि पदार्थ को ऊष्मा देके, ताप देके इसको चेंज कर सकते हैं। मान चलिए कोई ठोस वाला पदार्थ है, उसको मेरा मन हुआ द्रव में बदलने के लिए, तो उसको हम द्रव में बदल सकते हैं। यही होता है अभिलाक्षणिक गुण। समझ गए ना बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। डायरेक्ट पूछ देता है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन मेरे भाई नहीं आता है कि पदार्थ क्या है, ये सब नहीं, आपको स्टेटमेंट टाइप का दे देगा। अब आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बना पाएंगे ना। तो वही कहता हूँ, हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए फोकस करिए भाई, जब मैं आपको बोलूँ जो पॉइंट ना, फोकस किया कीजिए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये तो हम यहीं से ही समझ गए, कि नमक को डालने के बाद नमक कहाँ गायब हो गया, तो मेरे भाई गायब हो गया पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें जाके छिप गया। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उम्मीद है समझ गए हमने, है ना। इस पॉइंट में कुछ ज़्यादा है नहीं, बता ही दिया तो मैंने आपको। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर का मतलब लगातार गतिशील होते हैं। जैसे मैं आपको इसे बताता हूँ। जैसे देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक ना, विसरण के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने एक बर्तन लिया है, कोई समझ लिया, यहाँ पर गिलास है। ये क्या है हमारा, ये गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हालांकि दो ही गिलास, एक ही गिलास है यहाँ पर। इस गिलास में कुछ लिक्विड है, क्या साथ ही इसमें कुछ लिक्विड है। लिक्विड आपका अब कुछ हो सकता है। अब लिक्विड है तो क्या है मेरे भाई, पदार्थ तो है ही, वजन होगा, जगह चलेगा। अब इसमें हम क्या मिला दिए, कोई दूसरा लिक्विड मिला दिया। क्या मिला दिया, कुछ दूसरा लिक्विड मिला दिया। अब दूसरा लिक्विड जब इसमें मिला दिए हैं तो दोनों लिक्विड क्या होगा, एक तो पहले से इसमें लिक्विड था और थोड़ा लिक्विड दूसरा मिला दिए, तो दोनों लिक्विड मेरे भाई क्या होगा, आपस में मिक्स होगा। दोनों लिक्विड आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद देखिए, मिक्स होने के बाद धीरे धीरे मिक्स होगा और एक समय से आएगा पूरा मिक्स हो जाएगा और ये पूरा कलर इसका लाल हो जाएगा। पूरा कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ पदार्थ का निरंतर गतिशील कैसे होता है। देखिए जैसे कि और अच्छे से यहाँ पर बताता हूँ मैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। एंड देखिए पदार्थ के कण ले लेते हैं। ये आपका ये पदार्थ का एक कण है, ले लीजिए। ये क्या ले लेते हैं, पदार्थ का एक कण ले लेते हैं और एक दूसरा पदार्थ का कण ले लेते हैं और ये तीसरा पदार्थ का कण, ये चौथा पदार्थ का ये कण ले लिया, ठीक है ना। ये क्या ले लिया, पदार्थ का कण ले लिया। अब मेरे भाई
इस वाले कणों के बीच गैप दिख रहा है, इस वाले कणों के बीच गैप दिख रहा है, इस वाले कणों के बीच गैप दिख रहा है। तो ये गैप जो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप के कारण क्या होते हैं, ये पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसी गैप के कारण ये पदार्थ कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। समझ गए ना। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पर एक पदार्थ पहले से था लिक्विड और उसमें दूसरा लिक्विड डाले, दोनों मिक्स हो गया। आखिर मिक्स क्यों हुआ भाई, इसमें जो पहले से लिक्विड था उसके भी कण क्या होंगे, गति करते रहते होंगे, उसके भी कण क्या गति करते रहते होंगे। और दूसरा जो इसमें हम द्रव डाला, इसके भी कुछ ना कुछ कण होंगे, ये भी क्या करते हैं, गति करते रहेंगे। अब दोनों पदार्थ के कण, दोनों द्रव कण गति करते 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 क्या है, आपस में घुल मिल जाते हैं। तो घुला मिला कैसे भाई, गति किया तब ना। अब गति करवे नहीं करके, मान चले हम एक कण है और आप एक कण है, दोनों रास्ते पर जा रहे हैं और रुक गए दोनों, तो कहीं मिलन होगा जी, नहीं ना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये घुल मिल गया अच्छे से। उम्मीद है कि समझ गए। अब एक बात आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, हालांकि केमिस्ट्री में भी ये चीज़ बार बार चर्चा होता है इसका, कि कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है ना मेरे भाई, कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। उम्मीद है कि समझ गए। काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ गति कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। अब पदार्थ के कण यहाँ गति कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। समझ गए ना। अब मेरा मन हुआ कि इस गतिज ऊर्जा को बढ़ा दे, तो गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, और टेम्परेचर देंगे। ताप देंगे तो क्या होगा, उष्मा देंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और बढ़ेगा कि नहीं, गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा गति से दौड़ रहे हैं, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप में ज़्यादा उत्पन्न होगा। अगर धीरे धीरे गति कर रहा है तो कम गतिज ऊर्जा होगी, फास्ट गति कर रहा है तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। समझ पा रहे हैं ना, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो वही मेरे भाई यहाँ पर लिखा, तो ये कण भी आप, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। चाहे वो कोई भी अवस्था पदार्थ का हो, ठोस का हो, द्रव का हो, गैस का हो, सभी क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है ना। अभी जब पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे ना तो और चीज़ें क्लियर होगी। समझ गए ना। इसलिए कह रहे हैं एक भी लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, आकर्षित करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मेरे भाई मैं बात करूं, आपका ठोस को एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ठोस। जैसे मैं लकड़ी का एग्जांपल ले, ये क्या है, लकड़ी है। मान लेते हैं ये कोई लकड़ी है, कोई आम का, लीची का, गुलाब के पेड़ का, कुछ ही का भी क्या होगा, लकड़ी होगा। तो लकड़ी मेरे भाई क्या होता है, ठोस होता है। तो मेरे भाई ठोस होने का पता है रीजन इसका क्या है, लकड़ी के ठोस होने का रीजन पता है क्या है। इसका रीजन ये है मेरे भाई कि लकड़ी का जो कण है, और लकड़ी का जो कण है ना मेरे भाई, उसके बीच क्या है कि स्पेस कम है। अभी मैंने आपको बोला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। तो किसी किसी के बीच जो पदार्थ आपका ज़्यादा मजबूत है, जैसे आपका लकड़ी ज़्यादा मजबूत होगा, हार्ड है ना, लकड़ी से आपको मारेंगे और आपको पानी से मारेंगे तो किससे चोट लगेगा, तो बोलेगा लकड़ी से ज़्यादा चोट लगेगा। काहे लकड़ी से चोट लगा ज़्यादा, जानते हैं काहे कि लकड़ी के जो कण है ना, उसके कणों के बीच गैप ज़्यादा नहीं है, रिक्त स्थान ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको क्या लगा, चोट ज़्यादा लगा। क्योंकि लकड़ी के कणों के बीच गैप नहीं होने के कारण है कि साथियों वो कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है। अब मैं समझाता हूँ। ये लकड़ी हमारा है, इसके कण होंगे, मतलब इसमें कण बनाते हैं, हटा दे भाई, इसके कण बनाते हैं। ये कण बना दिए, ये कण बना दिए, ठीक। इसको थोड़ा एक मिनट, ये कण हम बना दिए, ठीक है। और ये एक कण बना दिया है ना, एक मिनट सुन ध्यान से, ये हम कण बना दिया, ठीक है। ये कण बना, 3 कण मान से लकड़ी का हम इसमें बना दिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए, गैप दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर गैप दिख रहा है क्या, कणों के बीच गैप, तो बोलेगा गैप दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है। अब ये बहुत कम दिख रहा है ना, इसका रीजन ये है कि इनके कणों के बीच क्या है, दोस्ती अच्छी है, आकर्षण बल अच्छा है, यानी कि ये सब क्या है, आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं, बल इन दोनों के बीच अच्छा लग रहा है, इसीलिए क्या होती हुई है, बंधे हुए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आज ये आपका ठोस का मैंने एग्जांपल दिया, कोई अब द्रव होगा, जैसे दूध होगा, पानी होगा, ये सब द्रव है, इनके कणों के बीच भी क्या होगा, आकर्षण बल होगा, लेकिन वो मजबूत ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम गैस की बात करें, उनके कणों के बीच तो आकर्षण बल उनमें भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। ये पदार्थ की अवस्थाएं पर निर्भर करती है कि किसमें कितना आकर्षण बल होगा। समझ पा रहे हैं बात को, उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो मैं कहना ये वाला ये था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि आप कण आपस में बल लगाते रहते हैं। समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं, तापमान बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है मेरे भाई, है ना, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था। तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि आप है, जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया ना, जैसे आप बैठे हैं कहीं, क्या है, बैठे हैं कहीं, ठीक है ना। तो आप जहाँ बैठे हैं, अब आपका मन बना है थोड़ा हम चलते हैं, तो धीरे धीरे आप चल रहे हैं, धीरे धीरे क्या साथियों आप चल रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप गति कर रहे हैं, मतलब आप में गति ऊर्जा होगी। अब आपके पीछे कोई आग दो, आपको क्या कर दिया,
आपका मान चलिए कि पैर में थोड़ा सा आग लग गया, गलती से कहीं आग लग गया, मतलब आपका शरीर अब जलने लगा, आपको तापमान मिलने लगा, तो आप क्या बहुत तेज़ी से दौड़िएगा, बहुत तेज़ी से दौड़िएगा। दौड़िएगा कि नहीं दौड़िएगा? बिल्कुल दौड़िएगा। तो बहुत तेज़ी से दौड़िएगा, आगे चलते हैं ना, बहुत तेज़ी से दौड़े, आप समझिए इसको, इमेजिन करिए बात को। आपको कोई आग लगा देगा तो आप बहुत तेज़ी से भागे, भागो भागो, है ना। या आपके पीछे कोई आग लेकर दौड़ रहा है, ऐसा समझिए, आपके पीछे कोई आग लेकर दौड़ रहा है, मतलब आपको तापमान देना चाह रहा है कोई, तो आप तेज़ी से भागेगा। तेज़ी से भागेगा मतलब गति ज़्यादा मतलब गति उड़ जाता था। उम्मीद है साथियों पॉइंट ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। पदार्थ के कणों, अच्छा ये क्या हम छोड़ दिए क्या? पदार्थ के कणों, अच्छा ये हम दूसरा लिखना चाहते थे, ये हम लिख दिए यहाँ पर, है ना। पदार्थ के ये हम लिख दिए, ये हम लिख दिए ना। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था, पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, वही पॉइंट ये लिखना था ना। इसको हटाई दो, ये तो वही पॉइंट लिखना था, इसको हटाई दो, बोल दिए मैं आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं विसरण। विसरण क्या समझेंगे, बता ही दिया आपको मैंने। विसरण क्या होता है? इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए विसरण का एग्जाम्पल वही मैंने आपको दिखा दिया। विसरण के एग्जाम्पल में ही मैंने आपको दिखाया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। समझ गए मेरे भाई? यानी कि देखिए एक लिक्विड डाला है, पहले से एक लिक्विड था, अरे आप ऐसे समझ लीजिए ना भाई, आप पानी है, पानी में नील समझते हैं ना, पानी में नील डालिएगा तो वो नील क्या होगा? पूरे पानी में फैल जाएगा। यह प्रक्रिया विसरण है, सिंपल सी बात है। हवा में जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी का महक आपके नाक तक आ जाता है, गरम सब्जी का महक आपके नाक तक आता है कि नहीं? तो वो भी विसरण का प्रक्रिया है। कैसे? गरम सब्जी का जो भाप निकल रहा है वही भाप ना आप सूंघते हैं, अरे भाई वही ना अच्छा लगता है टेस्ट, आप अरे बढ़िया सुगंध आ रहा है चलो खाते हैं। तो वो कैसे हुआ आपके पास, वो कैसे आए हुआ है? तो एक तो हवा आपके पास तो हवा होगी, और वो भाप जो बन रहा है वाष्प, वो भी तो गैस है ना, वाष्प है, तो वो वाष्प में गैस में वो साथियों क्या होता है? मिल जाता है, यानी कि मिश्रित हो जाता है वो, और वो गति करने लगता है हवा के साथ, ठीक है। तो वही यहाँ पर साथियों हुआ कि ये जो द्रव था इसके कण गति कर ही रहे हैं, और जो उसमें हम दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं उसके कण भी गति कर रहे हैं, तो गति कर दोनों क्या आपस में मिल जा रहे हैं, जिधर मन उधर बौक रहे हैं, ठीक है। तो विसरण कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग पदार्थों के किए हुआ है, ठीक है ना, के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। उम्मीद है साथियों समझ गए होंगे। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना।